हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से आपका एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग अ, ये बायोलॉजी का सीरीज कर रहे थे और इस सभी वीडियो का ना एक प्लेलिस्ट बना है। आप उस प्लेलिस्ट में जाइएगा और पूरे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। और उसको आप ज़रूर क्रम वाइज देखेंगे। और इसका एक ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न इसका अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। वहाँ वहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट 2024 और ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट 2024। उसको ज़रूर देखेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे और वहाँ ज़रूर सेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हम सब टॉपिक कवर करेंगे और वहाँ ऑब्जेक्टिव उस प्लेलिस्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ने वाले हर एक मित्रों के पास जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। या ग्रुप में जो भी हैं और उसको ज़रूर शेयर कर देंगे, ताकि पढ़ के तो अच्छा एग्ज़ाम में मतलब रिजल्ट ला सकें। चलिए हम आते हैं आगे। हम लोग जिस जो पीछे वीडियो में हम छोड़े थे वहाँ से हम लोग आगे आते हैं। देखिए, हम लोग कहे थे कि वृद्धावस्था में शरीर का क्षरण यानी जो शरीर लटकने लगता है उसमें कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है, तो उसमें कोलेजन के कारण होता है। देखिए, त्वचा का मुख्य घटक कौन है? देखिए, कोलेजन। देखिए, त्वचा का मुख्य घटक कौन है? अगर त्वचा में कोलेजन ही नहीं रहेगा तो वह क्या होगा कि हमारा मांस लटकना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बुढ़ापों में जब एज ढल जाता है तो उसकी कमी हो जाती है और हमारा शरीर क्षरण होने लगता है ना। आइए आते हैं आगे। शरीर में यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? देखिए, शरीर में यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो मूत्र में। याद रखिएगा, मूत्र में अधिकतम यूरिया पाया जाता है। और जब यह मूत्र जब निकल जाता है और बाहर वायुमंडल में जाता है तो ऑक्सीजन से संपर्क करके यही यूरिया अमोनिया बदलता है। और यही अमोनिया क्या होता है कि गंध देने लगता है, ठीक है। यही अमोनिया क्या होने लगता है? गंध देने लगता है। तो यूरिया गंध नहीं देता है, अमोनिया देता है, क्योंकि पेशाब करने के तुरंत मतलब जस्ट मतलब नहीं देता है गंध, थोड़ा देरी के बाद। चलिए आते हैं आगे। नाड़ी स्पंदन, ध्यान समझिएगा, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक होता है, ठीक है। अब हम नाड़ी किसको क्यों हम पकड़ते हैं? जैसे हाथ है लइकन का, या किसी डॉक्टर के पास आप चले गए, ऐसे मार लेते हैं, ठीक है, ऐसे चले गए और वो भी कुछ हुआ तबीयत खराब, तो हमारा धमनी होता है अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे हाथ क्या करता है? वो डॉक्टर पकड़ता है, ठीक है। आप देखे होंगे ऐसे से ये अपना हाथ को यहाँ रखता है, ठीक है। तो वो देखता है कि आपका गति जो है वो हार्ट से कोई रिलेटेड तो मतलब दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हार्ट है, गति कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि नाड़ी स्पंदन यानी नाड़ी को धड़कना किसको दर्शाता है? तो वह गति यानी हार्ट गति कर रहा है, ब्लड अच्छा मतलब संचरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बता रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तंत्रिका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है, तो न्यूरॉन। देखिए, तंत्रिका तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिए, ये ब्रेन में, मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो इकाई है वह न्यूरॉन। और हम लोग बताया था, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ब्रिक मतलब किडनी के इकाई को क्या कहते हैं। आप लोग के लिए हम ये क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट जरूर करके बताएंगे हमको, ठीक है। ऐसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि इत्र इत्र की तीखी सुगंध की पहचान कौन करता है? इत्र की तीखी सुगंध की पहचान कौन करता है? तो मस्तिष्क का सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम वो क्या करता है हम लोग को, हमारे जो शरीर में जो मतलब कहीं से इत्र हम लोग आता है ना उड़ के, तो हम लोग को सेरेब्रम जो है वो बताता है। चलिए आते हैं आगे। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, तो मनुष्य का वजन जो होता है वो 1400 ग्राम होता है। देखिए, हम लोग सब पहले भी क्लास में मतलब किए थे, तो उसमें था कि महिलाओं में 1350 ग्राम होता है और पुरुषों में 1400 ग्राम होता है, ठीक है। तो यानी पुरुषों में 1.5 से 2 केजी तक होता है, ठीक है, और महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि महिलाओं का दिमाग कम होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है, सबका होता है। चलिए आते हैं आगे। शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो सेरिब्रम। देखिए, सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नाम एक ही जैसा 3 ही को माइंड में मिलेगा। जो ब्रेन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे 3 को एक ही, सेरिबेलम, सेरिब्रम और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, सेरी
शरीर ऐसे करके 3 गो नाम है इसका ना, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो वह सेरिबेलम। कौन? देखिए एक याद कैसे करना है। संतुलन क्या करना चाहिए? देखिए संतुलन बनाना चाहिए। देखिए बनाना चाहिए, तो ब्रह्म से तो दिक्कत है, लेकिन बलम। देखिए संतुलन बलम, देखिए ध्यान दो, स हो गया संतुलन और बस हो गया ऐसे कि बैलेंस। देखिए बैलेंस होता है ना, बैलेंस, तो ऐसे याद रखिएगा कि शरीर का संतुलन कौन बनाएगा? तो ऐसे सेरी बेलम, बैलेंस ऐसे याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम आगे। कह कि प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया है ना, प्रतिवर्त क्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है स्पाइनल कॉर्ड में। देखिए हमारा प्रतिवर्तित क्रिया जो होता है वो उसका नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रण केंद्र स्थित, अरे क्या क्वेश्चन पड़ा, देखिए ध्यान सुनिएगा। प्रतिवर्त क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र स्थित है स्पाइनल कॉर्ड में। आप लोग पढ़े होंगे ना स्पाइनल कॉर्ड, ये जो हम लोग का ये ब्रेन होता है, ठीक है, और एक पीछे ये जो होता है ना, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड निकलते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड ऐसे। तो याद रखिएगा कि यहाँ देखिएगा, प्रतिवर्त क्रिया का नियंत्रण केंद्र स्पाइनल कॉर्ड में होता है। हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने में सहायक अंग कहाँ स्थित होता है? देखिए कान जो है वो हमारा संतुलन का काम करता है। कान का और काम नहीं है, काम का एक और काम है सुनना, लेकिन कान का एक काम और है कि बैलेंस बनाना। जिसका कान नहीं होगा गजब लगेगा। अभी यहाँ पे हम हटा देते हैं, गजब का लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कान ऐसे बना देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं? तो ये हमारा कान जो है वो संतुलन करने का काम करता है। गजब लगता है भाई। चलिए आते हैं, हम इसको हटाते हैं। हम हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखने में सहायक अंग कहाँ से होता है? कान होता है। देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क, ठीक है, सेरिब्रम। हाँ देखिए सेरिबेलम और बेरम, ऊपर क्या पढ़े थे? ऊपर पढ़े थे ना इससे। तो याद रखिएगा मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क। क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क। चलिए आते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? मतलब ऑक्सीजन हमारे शरीर में कितने परसेंट होता है? तो 65% होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचरण को नियंत्रित करता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा। एक पहला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब दिन क्लियर हो जाएगा। जो भी हमारे शरीर के अंदर कार्य होता है वो सब का नियंत्रण मेंडुला ऑब्लांगेटा करता है। जैसे हार्ट धड़केगा, मतलब हार्ट चलेगा, ठीक है, फेफड़ा काम करेगा, उस सब का मेंडुला ऑब्लांगेटा करता है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे पेज पे। देखिए यहाँ कह रहा है कि थोड़ा सा टाइम को भी देखते हैं हम लोग, चलते हैं। चलिए टाइम बहुत है तो चलते हैं हम आगे। शरीर के किस अवयव को दूसरे के शरीर के बिना, देखिए शरीर के किस अवयव को दूसरे के शरीर के बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना के प्रत्यारोपित किया जा सकता है? कॉर्निया। देखिए मतलब हम किसी को शरीर के कौन अंग नहीं दान कर सकते हैं, मतलब कोई हमारा शरीर का अंग नहीं दान करना है, बिना मतलब अंग निकाले हम किसी चीज़ को दे सकते हैं, किसी को पहुंचा सकते हैं, तो वह है कॉर्निया। क्योंकि हमारा आँख का ऊपरी लेयर होता है, एक झिल्ली होता है, तो हम उसको दे सकते हैं। तो ये कह रहा है कि हम शरीर का अगर बिना अंग कोई चीज़ हम दान किए, किसी को हम कैसे कौन सा अंग दे सकते हैं? तो वह कॉर्निया है, वो ऊपर से निकाल के वो दे दिया जाता है। चलिए आते हैं आगे। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? यकृत में। कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? देखिए कोलेस्ट्रॉल एक वसा का भाग है। देखिए हम लोग जब खाना खाते हैं या कोई बहुत देखे मोटा आदमी, तो उसमें वसा हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। और वसा को जब हम पूरा गर्म करेंगे तो वही हो जाएगा, तेल निकलेगा ना, तो उसी को हम लोग बायोलॉजी के लैंग्वेज में उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। चलिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने से फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है। देखिए एंटीजन क्या है? एक पदार्थ जो प्रतिरक्षा तंत्र को चालू कर देती है।
प्रतिरक्षा मतलब जो हमारे बीमारियों को बचाता है, ठीक है। और ये सब एक प्रकार के सब प्रोटीन हैं, याद रखिएगा, जो हम लोग को शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को चालू कर देती है, यानी कि बीमारी से लड़ने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? बताइए, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय। कैसे? तो देखिएगा, हमारा पेट है, ये अमाशय है, इसमें एक एसिड निकलता है जिसका नाम है HCl, ठीक है, HCl। तो पेट में जो पाचन होता है ना, जो अमाशय में जो पाचन की क्रिया होती है, वो उसमें अम्ल ही भाग लेता है। देखिए, अम्ल होता है ना, और कौन होता है? HCl। लेकिन जब छोटी आंत में पचेगा तो उसके लिए जाता है पीत। यहाँ जो यकृत है वो नहीं बनाता है पीत, ठीक है, और यही पीत जाता है और क्योंकि अमाशय तो अम्लीय पदार्थ को पचा देगा, लेकिन छोटी आंत नहीं पचाएगा। तो देखिए, नीचे क्वेश्चन कह रहा है वही क्वेश्चन कि छोटी आंत में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो क्षारीय माध्यम से। और अमाशय मतलब पेट में किसके माध्यम से होता है? तो याद रखिएगा, अम्लीय माध्यम से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ कह रहा है, शरीर में भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हम लोग सबको पता है कि मुंह से हम लोग खाना शुरू करते हैं, तो वहीं से शुरू हुआ होगा। और मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मुंह में टाइलिन एंजाइम निकलता है, सब ऐसे ध्यान देते चलेंगे ना। एक बार जैसे मुंह याद आया ना, तो उसमें कई पॉइंट याद कर लीजिए। आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लार ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? बताइए। इसको भी अगर कोई आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है, बिना देखे, ठीक है, ये बिना देखे आपको ज़रूर बताना है। बताइए, लार कहाँ बनता है? मुंह में। तो मुंह में हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आते हैं आगे। कह रहा कि पाइलोरी ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती हैं? देखिए, पाइलोरी ग्रंथि बोल रहा है, तो ये अमाशय में होता है। देखिए, पाइलोरी ग्रंथि जैसे ये है, देखिए, ये कार्डिक, फुंडिक और पाइलोरिक। देखिए, कार्डिक, फुंडिक और पाइलोरिक। तो पाइलोरिक ग्रंथि बोला तो ग्रंथि में पाइलोरिक ग्रंथि होगा। ये फुंडिक होता है और इसमें कार्डिक होता है। तो अमाशय के 3 भाग होता है, कार्डिक, फुंडिक और पाइलोरिक। तो याद रखिएगा, अमाशय में होता है। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि जठरस का स्राव कहाँ से होता है? तो जठरस का स्राव अमाशय से होता है। और अमाशय किस भाग में होता है? अगर ये पूछे क्वेश्चन कि अमाशय के किस भाग में होता है, तो याद रखना है, यह है कार्डिक, यह है फुंडिक और यह है पाइलोरिक, ठीक है। तो पाइलोरिक ग्रंथियों से होता है। इसी में से क्या निकलता है? जठरस निकलता है, ठीक है, इसमें से। चलिए आते हैं हम आगे। कह रहा है कि जठरस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो देखिए, आप लोग को हम पहले ही बताया था कि जब हम खाना खाते हैं तो जैसे हम लोग दूध पीते हैं ना, तो बच्चा लोग दूध पीता होगा और दूध पिया और ये उल्टी कर देता है सब, दही। तो लगता होगा कि यार दूधवा पिया और दहिया उल्टी किया, जमा फटा उल्टी किया। तो देखिए, हमारे पेट में क्या होता है कि 2 एंजाइम निकलता है, एक का नाम है रेनिन और एक का नाम है पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन, ठीक है, रेनिन और पेप्सिन। तो रेनिन क्या करता है? तो दूध को दही में बदल देता है, ठीक है। और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो पेप्सिन, प से प्रोटीन और प से पेप्सिन। तो याद रखिएगा, पेप्सिन पेप्टोन बदलता है प्रोटीन को, और रेनिन जो है वो दूध को दही में बदलता है। तो यही पूछ रहा है कि जठरस, और जठरस निकलता कहाँ है? अमाशय में निकलता है, पेट में निकलता है, ठीक है। अमाशय के किस भाग में निकलता है? पाइलोरिक भाग में। तो अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखिए यहाँ पे पढ़े भी हैं। तो याद रखिएगा कि जठरस में कौन सा एंजाइम होता है? तो पेप्सिन और रेनिन, यानी रेनिन पेप्सिन। चलिए, पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। पित्त कहाँ बनता है? तो हम लोग जानते ही हैं कि पित्त जो ऐसे इसका आकार है, नीचे से इसका ऐसे गॉल ब्लैडर लगा रहता है, तो पित्त यहाँ बनता है यकृत में। और यहाँ का जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। तो अगर आपसे पूछे कि जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय। बनता है कहाँ है? तो यकृत में। चलिए आते हैं आगे। यहाँ कह रहा है कि पीत रस की प्रकृति कैसी होती है? तो पीत क्षारीय होता है। कभी कभी देखोगे मुर्गा लेते होंगे तो उसमें हरियर निकलता है, और कहते हैं कि भाई फूट गया वो तो मांस खराब हो जाएगा, तो इसलिए याद रखिएगा बहुत कड़वा होता है, तो क्षारीय होता है। देखिए, यही कह रहा है। अब आते हैं अगला, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम का स्राव कहाँ होता है? देखिए, इसको हम लोग लेट याद करते हैं, लेट। देखिए, LAT। देखिए, अब ध्यान सुनिएगा, एल से हो गया
एल से हो गया लाइपेज, ए से हो गया एमाइलेज, ठीक है, और टी से हो गया ट्रिप्सिन। तो लेट होता है, किससे क्या होता है, लेट। तो लेट जो होता है देखिए वो अग्नाशय से निकलता है, याद रखेंगे कि लेट नामक एंजाइम, इसको हम पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहते हैं। लेट को हम क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक एंजाइम। और पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता कौन है, अग्नाशय, और यही जाता है और छोटी आंत में, और ये सब क्या कर देता है, इस सब को वहाँ पे क्या कर देता है, बताइए बताइए कि हम लोग अमाशय में क्या होता था, इसमें क्षारीय होता था और सॉरी अम्लीय होता था, और उसमें क्या कर देगा, क्षारीय। अभी जब जाएगा तीनों तो क्या कर देगा, क्षारीय। तो वो खाना पचाता है क्षारीय चीज़ों को। आते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि पीत रस की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। अभी बताया भी कि कहाँ होता है, अग्नाशय से। आंत रस का स्राव कहाँ से होता है, तो छोटी आंत। देखिए आंत रस का स्राव कहाँ होगा, छोटी आंत में, क्योंकि यहाँ दो होता है कि बड़ी आंत एक छोटी आंत। तो आंत रस का स्राव कहाँ होती है, छोटी आंत से होती है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इरेप्सिन, इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो आंतरस में ही पाए जाते हैं इरेप्सिन एंजाइम, ठीक है। चलिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है। चलिए आते हैं आगे। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, जो अभी हम पढ़े कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज निकलता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग आगे। आगे कह रहा है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी तो पढ़ ही लिए। अब आइए, पीत रस कहाँ जमा होता है, देखिए पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में। इसी में क्या होता है, ऐसे ही इस तरह से होता है गॉल ब्लैडर। इसी में क्या इधर इधर तो निकलने के लिए होता है, इसी में क्या होता है, जमा होता है ये पीत, और इसी में कई बार पथरी जम जाता है। तो इसी को हम पथरी को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। किडनी में भी एक कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, याद रखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीत रस कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में होता है। इंसुलिन किससे स्रावित होता है, तो अग्नाशय के एक भाग है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ, ठीक है। देखिए अग्नाशय होता है, देखिए अमाशय है ना, ये अमाशय, अमाशय तो एक नीचे ऐसे जब छोटी आंत निकलती है तो एकरे में ऐसे से एक संरचना करके यहाँ एक भाग होता है। इसी को हम ये जानते हैं कैसा कलर होता है, ऐसा कलर होता है। देखिए ऐसा कलर होता है, ये कौन सा कलर है, पीला, तो हल्का पीला कलर वो भी होता है, और यही है, ठीक है। तो अग्नाशय से क्या स्रावित होता है, तो ध्यान देंगे कि यही अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन, ठीक है। और इंसुलिन आपसे पूछा किस कहाँ से है, इंसुलिन मतलब वो कहाँ से, तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ से। और उसमें कौन कोशिका, तो बीटा कोशिका, यानी बीटा सेल से, यानी बीटा सेल से स्रावित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बीटा सेल से, कहाँ से स्रावित होता है, बीटा सेल से। आपसे पूछ सकता है कि इंसुलिन का स्रावित कौन किस कोशिका से होता है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका से, दे देगा ऑप्शन, तो बीटा कोशिका से, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि इंसुलिन हमारे शरीर में किसका नियंत्रण करता है, तो शर्करा। देखिए हम लोग के शरीर में ग्लूकोज की अगर कमी हो जाती है तो नहीं कहते हैं, अधिक हो जाता है तो कहते हैं कि खून मीठा हो गया, ये सब उसी को कंट्रोल करता है, शर्करा को ना, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। चलिए आते हैं आगे। इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जिंक, याद रखें। इंसुलिन में क्या पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है। चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। कहता है कि इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो जिंक। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, देखिए मनुष्य के हृदय तो हम लोग कई बार देखते हैं 4 होते हैं, एक ये, एक ये, तो 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर वाला को हम इधर वाला के राइट लेफ्ट, ऊपर वाला के राइट यानी कि दायां अलिंद, बायां नील है, और इसको सॉरी ये क्या बोलते हैं, अलिंद, ऊपर दोनों अलिंद हैं, तो दायां अलिंद और बायां अलिंद, और दायां नील है, बायां नील है, तो ये 4 प्रकोष्ठ होते हैं, याद रखेंगे। आते हैं आगे। कह रहा है कि कह रहा है यहाँ पे कि एंजाइम की रचना किससे होती है, अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना कहाँ से होती है, किससे होती है, एंजाइम कहाँ से बनते हैं, तो एमिनो अम्ल से बनते हैं, ऐसे याद रखेंगे। चलिए आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम। देखिए लाइसोजाइम पाया जाता है, क्या बताया, लाइसोजाइम। जब हम लोग आंसू रोते हैं तो आँख में ऐसे लटक जाता है ना, जैसे यहाँ पे है, देखिए इसको याद करने का तरीका है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये नाक है, ऐसे आँख में से आंसू क्या लटक जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम, याद रखिए। एल से लटकना, एल से लाइसोजाइम। चलिए थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयोडीन। देखिए थायरॉक्सिन जो है ये हमारे गला में पाया जाता है, ये जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन, और गला में आयोडीन की कमी से होने घेंगा रोग होता है ना, तो याद रखिएगा आयोडीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, अबोटू ग्रंथि,
या थायराइड। देखिए अब टू ग्रंथि पढ़ रहा हूँ तो आपको समझ में आता होगा, लेकिन थायराइड ग्लैंड मतलब जो ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड, तो वो याद होता होगा। तो अब टू याद रखिएगा या थायराइड ग्लैंड, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है। चलिए तो हम आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। और आप लोग अगर चैनल पर नई मतलब पहली बार देख रहे होंगे और यदि कोई भी क्वेश्चन दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक ज़रूर लाइक करिएगा, और जो भी दिखते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही।